लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था जेठालाल जैसा बिजनेसमैन कैसे प्रॉफिट कमाता है। वो बल्क में परचेज करता है टीवी फ्रिज तो उसको सस्ता पड़ता है। फिर वो आगे एक एक दो दो टीवी फ्रिज बेचता है, दाम बढ़ा के बेचता है तो उसका प्रॉफिट होता है। जेठालाल को कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, जैसे सैलरी देना, दुकान का रेंट देना, दुकान का बिजली का बिल देना, ये सब खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है ना। हम जब प्रॉफिट निकालते हैं किसी बिजनेस का, तो मैंने बताया था हमारे को पूरे साल का प्रॉफिट निकालना होता है। पूरे साल का प्रॉफिट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको पूरे साल का परचेज, सेल और एक्सपेंस पता होना चाहिए। तो हम पूरे साल का पहले पूरे साल का हम परचेज, सेल और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं एक किताब के अंदर, जिसको हम जर्नल कहते हैं। साल के शुरू से जो भी हम परचेज कर रहे हैं, जो भी हम सेल कर रहे हैं, जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, उन सबको हम एक किताब के अंदर रिकॉर्ड करते रहते हैं, जिसको हम जर्नल कहते हैं, ठीक ना। साल के पहले दिन मान लो जो भी खर्चे हुए, जो भी हमने परचेज करा, जो भी हमने सेल करा, जो भी खर्चे हुए, उसको हम जर्नल के पहले पेज पे रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड डे पे जो हुआ उसको जर्नल के सेकंड पेज पे रिकॉर्ड कर देते हैं, थर्ड पेज पे जो हुआ थर्ड पेज पे रिकॉर्ड कर देते हैं। ऐसे साल कि पूरे साल जो भी खर्चे-वर्चे होते रहते हैं, उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है ना। साथ-साथ हम उसको एक किताब के अंदर पोस्ट करते रहते हैं, दूसरी किताब होती है जिसको हम लेजर कहते हैं, ठीक है ना। लेजर में पोस्ट क्यों करते हैं, उसका रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है ना। साल के एंड में क्या करते हैं, साल के एंड में इस किताब के अंदर के जो पेजेज़ थे, उन सब पेजेज़ का टोटल किया जाता है और टोटल करके एक पेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिस पेज को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस से 2 पेजेज़ बनते हैं, एक को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, एक को बैलेंस शीट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 2 साइड, एक प्लस साइड और एक माइनस साइड, ठीक है ना। प्लस साइड में मैंने बताया था उन अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफ़र किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस से, जो बिज़नेस का प्रॉफ़िट बढ़ाते हैं, जैसे सेल वगैरह, ठीक है ना? और माइनस साइड पे ट्रायल बैलेंस में से उन अकाउंटों के बैलेंस ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो बिज़नेस का प्रॉफ़िट घटाते हैं, जैसे एक्सपेंसेस के अकाउंट हो गए या परचेज़, जितना ज़्यादा हम परचेज़ करेंगे जितना ज़्यादा परचेज़ पे खर्चा करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफ़िट कम होगा, तो उन सबको हम इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है ना? इसका हम जब टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का, तो उससे हमारे को बिज़नेस का प्रॉफ़िट पता लग जाता है, ठीक है ना? और दूसरा मैंने बताया था हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट की भी 2 साइड है, एक एसेट साइड, एक लायबिलिटी साइड। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, बिज़नेस में जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। और लायबिलिटी का मतलब होता है सर पे कुछ लोन है, बिज़नेस में हमने कुछ लोन लिया है, मान लो इस दुकान को खोलने के लिए जेठालाल ने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, तो वो उसको यहाँ पे लिख देता है, ठीक है ना? अब अगर आपसे कोई पूछे कि भई अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग आपको बोलना है ये होता है अकाउंटिंग। यही अकाउंटिंग होता है, जो मैंने आपको बताया जर्नल के अंदर इन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर के अंदर उनको पोस्ट करते हैं, फिर साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बनता है, पी&एल बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ये जो होता है, ये ही अकाउंटिंग होता है। इसी को अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है ना? अच्छे से समझने के लिए आप जो टीएस ग्रेवाल किताब है, उस किताब के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आ जाओ। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मीनिंग एंड डेफिनिशन दे रखा है आपको अकाउंटिंग का। शुरुआत में यहाँ पे जो पढ़ा रखा है, ये तो टीएस ग्रेवाल जो राइटर है उन्होंने उन्होंने अपने शब्दों में लिख रखा है, ठीक है ना। अकाउंटिंग क्या होती है, उन्होंने अपने शब्दों में समझा रखा है, ठीक है ना। लेकिन नीचे आ जाना आप, यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की डेफिनेशन है। हमारे को ये वाली डेफिनेशन पढ़ना है, हम इस वाले डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाली डेफिनेशन है, हमारे को इस वाले डेफिनेशन को पढ़ना है। इस वाली डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाले लोग कैसे कैसे समझाते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विच आर ऑफ फाइनेंशियल विच आर फाइनेंस कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। ये जो डेफिनेशन है, ये आप पढ़ोगे आपके सर के ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आता पहली बार में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ढंग से समझने का कोशिश करो तो देखो, डेफिनेशन कह रही है अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट होती है। आर्ट जैसे हम बोलेंगे सिंगिंग, गाना गाना, ठीक है ना, डांस करना। सिंगिंग 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 एक आर्ट है, ठीक है ना। डांसिंग एक आर्ट है। कोई भी आर्ट है उसको सीखना पड़ता है। कोई सिंगिंग को भी सीखना पड़ता है, क्लासेस लेना पड़ता है। डांस को भी सीखना पड़ता है, क्लास लेना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे अकाउंटिंग भी एक आर्ट है जिसको सीखना पड़ता है। अकाउंटिंग ये सब करना अकाउंटिंग होता है और ये आपको सीखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, सिंगिंग, डांसिंग की तरह इसको सीखना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये किस चीज़ की आर्ट है? किताब पढ़ाती है, ये आर्ट है रिकॉर्डिंग की, ये आर्ट है क्लासिफाइंग की और ये आर्ट है समराइजिंग की। अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है? रिकॉर्डिंग किया जाता है। आप जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हो, ये जो आप परचेज, सेल, एक्सपेंस करो, इनको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल के अंदर। उसके बाद हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग के अंदर आप क्या करते हो? जो अलग-अलग पेजेस पे जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन बिखरी पड़ी है, उसको एक पेज पे ले आते हो। जो अलग-अलग पेजेस पे जर्नल में सेल की ट्रांजैक्शन बिखरी पड़ी है, उसको सेल के एक पेज पे ले आते हो।
ये करने को क्लासिफाइंग कहते हैं। इसे करने को क्लासिफाइंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो डेफिनेशन कह रही है, अकाउंटिंग एक आर्ट होती है रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाइंग करने की, तो हम बोलेंगे हाँ यही तो हम करते हैं। जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और लेजर के अंदर क्लासिफाइंग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग के बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है? हम साल के एंड में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, लेजर जो किताब है उसके अंदर के जो पेजेस है उनके बैलेंस निकाल के एक पेज में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ठीक है ना? अब अब आप सोचो, आप एक किताब है उसके सारे पेजेस का बैलेंस निकाल के एक पेज में ट्रांसफर कर दे रहे हो। मतलब आप एक किताब को एक पेज में कन्वर्ट कर रहे हो एक तरीके से। समझ गए ना? एक किताब के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक पेज में ट्रांसफर कर रहे हो। किताब को निचोड़ निचोड़ के, किताब के अंदर जो भी अकाउंट है उन सारे अकाउंटों का बैलेंस निकाल नुकूल के निचोड़ के एक पेज में ट्रांसफर कर दिया, समरी कर दिया। समझ गए ना? समरी बना दिया, समरी कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? और फिर ट्रायल बैलेंस से हम ये दोनों बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है ना? ट्रायल बैलेंस बनाना, पी&एल बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ये तीनों ये समराइजिंग होता है। ये सब समराइजिंग में आता है। जर्नल रिकॉर्डिंग में आता है, लेजर इज क्लासिफाइंग, और ये तीनों करना इज समराइजिंग। समझ गए ना? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आगे लिखा हुआ है इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का क्या मतलब है? मैनर का मतलब होता है तरीका, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब है जाना पहचाना तरीका। ये जो मैंने आपको बताया, जर्नल में रिकॉर्ड करना, लेजर में पोस्ट करना, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, साल के एंड में ट्रायल बैलेंस से पेंडल बैलेंस शीट बनेगा, ये एक जाना पहचाना तरीका है। पूरी दुनिया के अंदर, जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया में, इंडिया में बात करो चाहे आप, या अमेरिका में बात करो, या कहीं भी आप बात करो, पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग इस तरीके से ही होती है जैसे मैंने बताया। जर्नल में किया जाता है रिकॉर्डिंग, लेजर में होता है पोस्टिंग, फिर साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस से फिर पी&एल और बैलेंस शीट बनता है। पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग ऐसे ही होता है। ये एक जाना पहचाना तरीका है। इसको इसको किताब कह रही है सिग्निफिकेंट मैनर। समझ में आ रहा है? तो किताब कह रही है अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। एक जाना पहचाना तरीका है अकाउंटिंग। समझ गए ना? आपको अकाउंटिंग का आर्ट है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग और समराइजिंग का, इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है ना? आगे कहती है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये जो आगे की डेफिनेशन है, इसको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ठीक है ना? अभी मैं नहीं समझा रहा इसको। इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें समझा रहा हूँ। कुछ बातें जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर उतना डिटेल में नहीं बताई थी, उन बातों को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे पहली बात जो है, पहली बात तो ये साल वाली बात पे मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपको बोला, हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम एक साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? अब एक साल का मतलब क्या होता है उसको समझने का कोशिश करना है यहाँ पे। एक साल का मतलब हम क्या समझते हैं? जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ एक साल के बारे में बात, एक साल बोलूँ मैं आपको, तो आप समझते हो जनवरी से दिसंबर। हम समझते हैं एक साल का मतलब जनवरी से दिसंबर, ठीक है ना? जैसे 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 हम बोलेंगे ये एक साल होता है। फिर हम बोलेंगे अगला साल क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे फिर वो जनवरी लग जाएगा, 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2027 हम बोलेंगे 2027 वाला साल हो गया, ठीक है ना? और हम बोलेंगे फिर लग जाएगा, क्या बोलेंगे, जनवरी आ जाएगा, अगला जनवरी लग जाएगा 1 जनवरी 2028, ठीक है ना? से 31 दिसंबर 2028। तो हम कहते हैं कि साल तो ऐसे चलता है, जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, ठीक है ना? ये जो साल है इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर, इसको कैलेंडर ईयर कहते हैं, कैलेंडर ईयर। जब साल आप जनवरी से स्टार्ट मानते हो और दिसंबर में एंड मानते हो, इसको कैलेंडर ईयर कहा जाता है, ठीक है ना? अब बिजनेस के अंदर कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते। बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? बिजनेस के अंदर साल को स्टार्ट मानते हैं अप्रैल से। जब 1 अप्रैल आती है ना, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को हम कहते हैं बिजनेस के अंदर साल शुरू हुआ है। एक बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन जो होता है वो 1 जनवरी को ये नहीं कहता आज मेरे बिजनेस का पहला दिन है।
1 जनवरी को बिज़नेस का स्टार्ट नहीं बोलता, आज बिज़नेस का पहला दिन है। मतलब आज बिज़नेस का साल का नया दिन स्टार्ट हुआ, ऐसे नहीं कहता। 1 जनवरी को ऐसा नहीं बोलेगा, वो 1 अप्रैल जब आती है ना, 1 अप्रैल को कहता है आज बिज़नेस का साल का नया दिन स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रहा है? एक बिज़नेसमैन के लिए साल का जो नया दिन आता है, समझ गए ना? एक बिज़नेसमैन कब कहता है कि आज इस साल का पहला दिन है, आज नया साल स्टार्ट हुआ है। एक बिज़नेसमैन बिज़नेस के केस में, घर पे जब बिज़नेसमैन रहेगा तो घर पे तो वो वही बोलेगा जो घर वाले बोलेंगे। घर पे जब बिज़नेसमैन है, घर पे वो वही बात करेगा जो घर वाले बोलेंगे, ठीक है ना? वो बोलेगा जनवरी 1 जनवरी को नया साल स्टार्ट हुआ, ठीक है ना? लेकिन एक बिज़नेसमैन बिज़नेस के अंदर जब होता है, एक बिज़नेसमैन जब बिज़नेस के अंदर होता है, तब वो क्या कहता है? वो 1 अप्रैल को कहता है, 1 अप्रैल को बोलेगा आज नया साल स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है ना? बिज़नेस के अंदर 1 अप्रैल को नया साल स्टार्ट माना जाता है, ठीक है ना? अब साल तो 12 महीने का होता है, तो 1 अप्रैल से अगर आप लगाओ तो 12 महीने कब पूरे होते हैं? 12 महीने पूरे होते हैं मार्च में। तो 31 मार्च। तो 1 अप्रैल 2026 समझ गए ना? ये 2026 वाला साल चल रहा था, तो 1 अप्रैल 2026 को हमारा साल शुरू होगा और वो साल खत्म कब होगा? यहाँ 2027 लग चुकी है, मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे तो 2027 चल रहा है ना, ये तो 2027 वाला साल चल रहा है, तो 2027 को खत्म होगा। तो बिज़नेस के अंदर जो साल चलता है वो कैसे चलता है? हम ऐसे कहते हैं 2026 से 27, ये देखा ना आपने? हम ऐसे कहते हैं ये साल कौन सा साल है? 2026 से 27। आपके स्कूल के अंदर भी ऐसे ही चलता है, स्कूल भी तो ऐसे ही फॉलो करते हो। आप 8वीं क्लास से, जैसे 8th क्लास से 9th क्लास में कब एंटर कर जाते हो? आप 1 अप्रैल को एंटर करते हो। आप जनवरी में एंटर नहीं करते, आपके स्कूल का साल जनवरी से दिसंबर नहीं चलता, आपके स्कूल का साल अप्रैल से मार्च चलता है। आप 8वीं क्लास से 8th क्लास से 9th क्लास में अप्रैल में एंटर कर गए थे और अप्रैल से मार्च तक 9th क्लास में रहे, ठीक है ना? फिर इसके बाद जब अप्रैल आई होगी तो उसके बाद फिर आप 10th क्लास में एंटर कर गए थे। 10th से 11th में एंटर करने में समय लगता है क्योंकि वो बोर्ड आते हैं, तो बोर्ड्स में थोड़ा-सा टाइम गैप होता है। लेकिन नॉर्मली एक क्लास से दूसरी क्लास में हम अप्रैल में एंटर कर जाते हैं। मतलब समझ गए ना? हम अप्रैल से मार्च तक एक ही क्लास में रहते हैं। हमारा 1 साल अप्रैल से मार्च चलता है स्कूल के अंदर, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? इसके बाद आप बोलोगे इसके बाद यहाँ पे एक इसके बाद 1 दिन बाद क्या लग जाएगी? 1 अप्रैल। फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल 2027, ठीक है ना? और ये 1 अप्रैल 2027 कब खत्म होगी? मतलब 1 अप्रैल 2027 में नया साल शुरू हो गया और ये वाला साल कब खत्म होगा? हम बोलेंगे ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2028 को, ठीक है ना? और हम बोलेंगे फिर इसके बाद क्या लग जाएगी? बोले इसके बाद लग जाएगी 31 31 वार्षिक 31 लिख दिया। 1 अप्रैल 2028 और बोलेंगे ये कब खत्म हो जाएगा? यहाँ कहीं कहीं खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2029 को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो ये वाला साल जो रहेगा हम बोलेंगे ये वाला साल हो जाएगा 2027 से 28 और ये वाला साल हो जाएगा 2028 से 29। समझ में आ रहा ना? तो ये वाला जो साल है ये 2026 से 27 है, ये वाला जो साल है 2027 से 28 है और ये वाला जो साल है 2028 से 29 है। बिज़नेस के अंदर समझ में आ रहा है? बिज़नेस के अंदर हम अप्रैल से मार्च फॉलो करते हैं, ठीक है ना? इसको कहा क्या जाता है? इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 से 27, फाइनेंशियल ईयर 27 से 28, फाइनेंशियल ईयर 28 से 29 फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। हम जो घरों में फॉलो करते हैं, घर के अंदर हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, ठीक है ना? लेकिन बिज़नेस के अंदर क्या चलता है? बिज़नेस के अंदर आपका ये चलता है, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे इसको आप थोड़ा-सा चेंज कर सकते हो, अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो? आप इसको थोड़ा-सा चेंज करके, मतलब मिटाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपने पहले लिख लिया हो, आप थोड़ा ऐसे लिख देना, ये साल है 2026 से 27, ठीक है ना? हम जो मैंने लिखा था 2026 नहीं, उसका उसका आपको लिखना चाहिए 2026 से 27, ठीक है ना? और हम बोलेंगे इसका स्टार्ट कब होगा? इस साल का स्टार्ट कब हुआ होगा आप बताओ? 2026 से 27 वाला साल है, तो 2026 से 27 वाला साल शुरू कब हुआ होगा? और खत्म कब हुआ होगा? हम बोलेंगे शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2026 को और खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2027 को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है।
इतना आपको समझ में आया, तो साल से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, ये मैंने आपको दे दी है, ठीक है ना? अब मैं सोच रहा हूँ इसको मिटा दूँ जो मैंने साल का समझाया, पर चलो लिखे रहने दो, ठीक है ना? आप भी लिख लेना, नोट बना लेना, ठीक है? अब एक इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको ये साल वाली दी, ठीक है ना? अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है? इस पेज को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है? ये डेफिनेशन वाली चीज़ को बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं हटा दे रहा हूँ इस पेज को, ठीक है ना? मेरे को 2-4 चीज़ें डिस्कस करनी है पहले आपके साथ। एक जो हमारे को यहाँ पे डिस्कस करना है, एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं ट्रांज़ैक्शन। यार यहाँ पे आ भी पाएगा जिसको मैं लिख पाऊँगा यहाँ पे। अभी देखता हूँ, फिर पीछे स्किप कर दूँगा। ट्रांज़ैक्शन। ट्रांज़ैक्शन क्या होता है? ट्रांज़ैक्शन मतलब ये क्या है वर्ड? मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम परचेज़ करते हैं, जो हम सेल करते हैं, जो हम खर्चे करते हैं, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, ठीक है ना? ये जो हम परचेज़ करते हैं, जो हम सेल करते हैं और ये जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चे करते हैं, इनको एक वर्ड से बुलाना है, तो इनको हम ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। इन सबको एक वर्ड से बुलाना है, तो इनको हम ट्रांज़ैक्शन कहते हैं, ठीक है ना? ट्रांज़ैक्शन का जो हिंदी मतलब होता है, वो होता है सौदा। सौदे का मतलब क्या होता है? सौदे का मतलब होता है कुछ लेने के बदले में कुछ देना। सौदे का मतलब होता है कि भई मैं कुछ लूँगा, मतलब जैसे समझो स सौदे का मतलब समझ गए ना कि मतलब मैं हूँ, ये जैसे मैं हूँ और ये कोई और है, तो मैं कुछ दूँगा तो उसके बदले में कुछ लूँगा, तो ये सौदा होता है। सौदे का मतलब बेसिकली ये होता है, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा, ठीक है ना? ये सौदा होता है, ठीक है? अब अगर आप सोचो कि भई जब हम कुछ सामान जैसे टीवी, फ्रिज खरीदते हैं तो क्या होता है? हम बोलेंगे भई सामान आ जाता है और पैसे चले आते हैं। तो बोलेंगे क्या वो एक सौदा है? हम बोलेंगे हाँ, तो सामान एक ट्रांज़ैक्शन समझ गए ना? ये एक ट्रांज़ैक्शन हुआ, ठीक है ना? हम बोले जब हम सामान बेचते हैं, तो क्या होता है? तो हम बोलेंगे पैसा आ जाता है और सामान चले जाता है। तो वो भी एक ट्रांज़ैक्शन हुआ, समझ गए ना? ट्रांज़ैक्शन मतलब सौदा, ठीक है ना? कुछ आता है और कुछ जाता है, ठीक है ना? ट्रांज़ैक्शन में सौदा होता है, सौदा मतलब कुछ आएगा, कुछ जाएगा, ठीक है ना? और मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मैं कुछ खरीदता हूँ, तो हम बोले क्या वो सौदा होता है? हम बोलेंगे हाँ, वो एक सौदा होता है, ठीक है ना? जब हम कुछ बेचते हैं, तो बोलेंगे हाँ, वो भी एक सौदा होता है। वो उसको भी हम एक ट्रांज़ैक्शन कहते हैं, ठीक है ना? समझ गए ना? इसको दोनों को हम ट्रांज़ैक्शन कैटेगरी में रख सकते हैं। ये दोनों ट्रांज़ैक्शन इनको हम ट्रांज़ैक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना? एक्सपेंसेस को आप क्या ट्रांज़ैक्शन कह सकते हो? जब मैं किसी को सैलरी देता हूँ, किसी एम्प्लॉयी को मैंने सैलरी दिया, तो क्यों सैलरी दिया? भाई उससे पहले मैंने काम कराया, काम कराने के बदले में तो सैलरी दिया है। मैं काम नहीं कराऊँगा उससे तो सैलरी क्यों दूँगा उसको? तो हम बोलेंगे सैलरी जो मैं दे रहा हूँ, एक्सपेंस में कर रहा हूँ यार, वो भी तो एक तरीके का सौदा ही है। मैं बिजली का बिल देता हूँ, बिजली के जो बिजली वाली कंपनी है उसको मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? बिजली के पहले सर्विस ली, उसके बदले में तो बिजली का बिल दे रहा हूँ। बिजली का बिल तभी तो दे रहा हूँ। तो मतलब यार मैं जो खर्चे कर रहा हूँ, मैं कुछ खरीद रहा हूँ, मैं कुछ बेच रहा हूँ, सब के सब एक कैटेगरी जिसमें आ सकते हैं वो है ट्रांज़ैक्शन। अकाउंटिंग के अंदर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ट्रांज़ैक्शन। हम ये कहते हैं हम अकाउंटिंग के अंदर कहते हैं, हम जर्नल के अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हम ये नहीं कहते हम बाय, सेल, एक्सपेंस हम ये नहीं इस्तेमाल करते। हम कहते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांज़ैक्शन। जर्नल के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? जर्नल के अंदर ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड होता है। समझ गए ना? ये सब एक कैटेगरी किसके अंदर आ जाती है? ट्रांज़ैक्शन के अंदर। ये सब के सब क्या है? ट्रांज़ैक्शन। तो हम कह देते हैं हम जर्नल के अंदर ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड मैं थोड़ी एक बात आपको यहाँ पे समझा दूँ। जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होता है, जब भी हम किसी किसी से कुछ खरीदते हैं, किसी को कुछ बेचते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एक चीज़ जो वहाँ पे जनरेट होती है, वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। कौन-सा कलर इस्तेमाल करूँ? जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होती है, तो ट्रांज़ैक्शन एक सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट करती है। तेरी ऐसी कम तैसी। सीधा है, टेढ़ा है, सीधा है। जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होती है, तो ट्रांज़ैक्शन एक सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट करती है, ठीक है ना? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ इसका, तो बिल्स। आपने कभी किसी दुकानदार से कोई टीवी खरीदा हो, फ्रिज खरीदा हो, तो आप उससे एक बिल बनवाते हो टीवी, फ्रिज का कि भाई बिल बिल बना दो उसका कि हमने आपसे टीवी खरीदा है, ये फ्रिज खरीदा है। तो वो जो बिल होता है ना, उस बिल को ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना?
जेठालाल जैसे जो दुकानदार है, जब वो सामान बेचता है, तो वो बिल बना के देता है। इसका एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा आपको। आपने कभी देखा है, जैसे जेठालाल जैसे किसी दुकानदार पे आप जाओ, ठीक है? आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे को बिल, जैसे जेठालाल की दुकान, मान मान लो आप जेठालाल की दुकान पे गए हो, ठीक है ना? आपने उसको बोला कि भाई ये एलईडी पसंद आ गया, एलईडी मेरे को दे दो। आपने पेमेंट करी, आप उससे बिल बनवा रहे हो। जब उससे बिल बनवाओगे ना, तो बिल बनाते समय वो एक पेज पे लिख रहा होगा, ठीक है ना? लेकिन उस पेज के पीछे एक वो पिंक कलर का पेज देखा, पिंक कलर का पेज होता है, जिस पे वो कार्बन कॉपी से आ जाता है। मतलब इस पेज पे तो वो आपको लिख के दे देगा कि भाई हाँ, ये आपका नाम, आप इतने रुपए का ये बिल बनवा के लेके गए हो। लेकिन उस पिंक पेज के ऊपर, वो जो पीछे पिंक पेज होता है, उसके ऊपर वो कार्बन कॉपी से वो प्रिंट हो जाता है, वो कार्बन कॉपी प्रिंट हो जाता है। जो इस पेज पे लिखा गया होता है, उसकी फोटो कॉपी समझो आ जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि जेठालाल जो दुकानदार है, वो कस्टमर को एक बिल बना के दे रहा है और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रख रहा है। समझ में आ रहा है ना? उसके पास होती है ना एक ऐसी मोटी सी डायरी जैसी सी होती है, मोटी सी डायरी सी होती है, उसमें बिल 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 होते हैं ना काफ़ी सारे, तो उसमें से वो बिल भरता है, फाड़ के एक दे देता है आपको, उसके पीछे वो पिंक सा रह जाता है, जो कार्बन कॉपी रह जाती है, जो बिल आपको दी उसकी फ़ोटोकॉपी सी रह जाती है उसी के पास, है ना? ऐसा अगला बिल जिसको भी देगा, उसको बिल भर के दे देगा, उसको उसको बिल फाड़ के दे देगा और उसके बिल की भी कार्बन कॉपी भी उसके पास रह जाएगी। तो वो सारे जो व्हाइट कलर के जो बिल होते हैं, जिस पे वो पेन से लिखता है, वो तो फाड़-फाड़ के वो कस्टमर को दे देता है, और पिंक कलर की जो वो कार्बन कॉपी के साथ जो लिखता है, वो उसी के पास रह जाती है। होता है ना, आपने ये चीज देखी होगी। अरे यार, क्या है ये? अब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो बिल 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 वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि जेठालाल जो दुकानदार है, वो आपको क्या करेगा, वो आपको बिल दे देगा, ठीक है ना? लेकिन एक बिल की कॉपी अपने पास भी रख लेगा, ठीक है ना? अब जेठालाल जो बिल की कॉपी अपने पास रखता है, वो बिल का क्या करता है, वो बिल वो दे देता है एक दूसरे बंदे को वो एक दूसरे बंदे को दे देगा। वो बंदा जो जेठालाल के अकाउंटिंग संभालता है। अकाउंटिंग जेठालाल खुद थोड़ी करता है। जेठालाल अपनी अकाउंटिंग खुद नहीं करता। जेठालाल क्या करता है, जेठालाल तो बिजनेस चलाता है, जेठालाल का काम है दुकान चलाना, ठीक है ना? जेठालाल अकाउंटिंग किसी और से करवाता है, ठीक है ना? तो जेठालाल अकाउंटिंग किसी और से करवाता है। जेठालाल क्या करता है, जो मैंने आपको बताया था ना, वो जो पिंक वाली, वो जो मैंने आपको बताया, जो जो एक डायरी सी है, मोटी सी डायरी है, जिसके अंदर वो पिंक बिल्स की कॉपी है। जो पिंक बिल की कॉपी उसके पास रह गई, व्हाइट वाले बिल तो उसने फाड़ फाड़ के कस्टमर्स को दे दिए। वो पिंक बिल की जो फोटोकॉपी, पिंक बिल है, जो फोटोकॉपी टाइप बिल है, वो जो उसके पास रह गई, वो ये पिंक वाली क्या करता है, ये पिंक वाली ये इसको दे देता है बंदे को। ये कहता है कि भाई ये पकड़, इसके अंदर सारा वो जो भी सेल हुई है, वो सारे बिल है इसके अंदर, इसको पकड़ ले। अब ये क्या करेगा, उसके अंदर सारा वो सेल का हिसाब किताब आ गया, तो उससे सारी जेनेंटी मार देता है, सारी जेनेंटी मार देगा उससे। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना? ऐसे ही जब जेठालाल कस्टमर्स को भी वो दे रहा है, बिल वगैरह दे रहा है, तो जेठालाल जब खुद खरीदता होगा, तो उस टाइम पे भी तो बिल लेता होगा। जेठालाल किसी से खरीद रहा है, तो जेठालाल तब कस्टमर है, तब जेठालाल कस्टमर है, ठीक है ना? तो जेठालाल उस टाइम पे बिल लेता है, और जब जेठालाल बिल लेता है, तो वो बिल भी इसको पकड़ा देता है। तो जो परचेज की एंट्री है, वो उन बिलों से लगती है। समझ में आ रहा है? जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, जब जेठालाल कोई ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है ना? जब वो कुछ बेचता है या कुछ खरीदता है, तो उस टाइम पे बिल्स बनते हैं, बिल बनते हैं, ठीक है ना? समझ गए ना, बिल बनते हैं। जैसे जेठालाल जब बेचता है, उस टाइम पे भी बिल बनता है। एक बिल तो वो फाड़ के कस्टमर को देता है, लेकिन एक बिल उसके पास भी रह जाता है, ठीक है ना? और जब वो खरीदता है जेठालाल, तो उस टाइम पे तो बिल लेके आता ही आता है, ठीक है ना? वो जो ट्रांजेक्शन टाइम पे बिल बनते हैं, वो बिल ही क्या बोलते हैं, जिन बिल को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो बिल ही क्या क्या काम कर रहे हैं, वो बिल ही आगे जाके जर्नल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा रहे हैं। उनसे जर्नल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? और फिर हम बोलेंगे उसके बाद फिर लेजर वेजर तक बात अपने आप पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे ठीक है। ऐसे जब एक्सपेंसेस होते हैं, जब जैसे जेठालाल क्या करता है, जेठालाल किसी एम्प्लॉय को सैलरी देता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सैलरी देते समय भी भरा जाता है, मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, पेरोल वगैरह जो होता है, पेरोल वगैरह वो होता है, जिसके अंदर ना भरा जाता है। जब किसी मतलब एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह कुछ देते हैं ना, तो उसमें फिलअप कर देते हैं कि इस एम्प्लॉय को इतनी सैलरी गई, उतनी सैलरी गई, और वो पेरोल वगैरह भी जेठालाल उसको पकड़ा देगा। मतलब जो बिल वगैरह
कि वो जो डायरी वगैरह सी उसके पास है, वो भी उसको पकड़ा देगा। जो बिल उसको खरीदने से मिले वो भी पकड़ा देगा, पेरोल की कॉपी भी पकड़ा देगा, सब उसको पकड़ा देगा। बोलेगा ये सब ट्रांज़ैक्शन हुई है, पकड़ भाई और तू अकाउंटिंग करके दे मेरी। ये होता है, ऐसे होता है काम। समझ में आ रहा है? जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको चीज़ें सिंपल करके समझाई थी, उसी उसी चीज़ों को मैं थोड़ा-सा खोल रहा हूँ बस, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना? अब हम बोलेंगे ठीक है और फिर हम बोलेंगे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर हम बोलेंगे वो बंदा जनरल एंट्री मार देता है और फिर वो पोस्टिंग वगैरह वो सब नॉर्मल है, ठीक है ना? समझ गए ना? पहले ट्रांज़ैक्शन होगी, कुछ खरीदा जाएगा, कुछ बेचा जाएगा या हम कुछ सैलरी वगैरह खर्चा करेंगे, कुछ भी होगा, ठीक है ना? ट्रांज़ैक्शन होगी तो हम बोलेंगे कोई सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना? जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, जो भी बिल-विल जनरेट होगा, उसको उसको हम उस बंदे को देंगे, जो भी बंदा है और उससे फिर हमारा जर्नल में जर्नल एंट्री वगैरह वो सब स्टार्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था ट्रांज़ैक्शन का मतलब होता है सौदा, ट्रांज़ैक्शन का मतलब होता है सौदा, ठीक है ना? कुछ आता है तो कुछ जाता भी है, ठीक है ना? अब ये जो आना-जाना है इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर डेबिट क्रेडिट कहते हैं। अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर ये आने-जाने को डेबिट क्रेडिट क्रेडिट कहते हैं, ठीक है ना? आने का मतलब डेबिट होता है, जाने का मतलब क्रेडिट होता है या आने का मतलब डेबिट होता है, जाने का मतलब क्रेडिट होता है, क्या होता है इस पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखो आने-जाने को डेबिट क्रेडिट कहते हैं, ठीक है ना? समझ गए ना? अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर डेबिट क्रेडिट कहते हैं, ट्रांज़ैक्शन का मतलब होता है सौदा, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा। आने-जाने को अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट कहते हैं, ठीक है ना? ये जो डेबिट क्रेडिट है, किसका मतलब क्या होता है, ये आपको पढ़ने को मिलता है एक चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि डेबिट का मतलब आना होता है कि क्रेडिट का मतलब आना होता है, डेबिट का मतलब जाना होता है कि क्रेडिट का मतलब जाना होता है। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में कभी-कभी डेबिट का मतलब होता है आना और कभी-कभी डेबिट का मतलब जाना होता है। किसी-किसी केस में डेबिट का मतलब आना होता है, किसी-किसी केस में डेबिट का मतलब जाना होता है। किसी-किसी केस में क्रेडिट का मतलब आना होता है, किसी-किसी केस में क्रेडिट का मतलब जाना होता है। ये पंगा है। रियलिटी ये है, कभी-कभी डेबिट का मतलब आना होगा, कभी-कभी डेबिट का मतलब जाना होता है। कभी-कभी क्रेडिट का मतलब आना होता है, किसी-किसी केस में समझ गए ना केसेस होते हैं। अलग-अलग केसेस है, अलग-अलग केस है, ठीक है ना? किसी केस के अंदर डेबिट का मतलब आना है और किसी दूसरे केस में डेबिट का मतलब हो जाता है जाना। किसी केस में क्रेडिट का मतलब होता है आना, किसी दूसरे केस में क्रेडिट का मतलब हो जाता है जाना। ये सब आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का एक चैप्टर उसके अंदर पढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जब आप जब आप जर्नल के अंदर जो किताब है, तेरी ऐसी कम तैसी। जब आप जर्नल जो किताब है, उसके अंदर रिकॉर्ड करते हो ना ट्रांज़ैक्शन को, जर्नल के अंदर जब आप ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, तो तो आपको दोनों रिकॉर्ड करने होते हैं। पहली बात तो ट्रांज़ैक्शन का डेबिट भी रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना होता है। आपको ट्रांज़ैक्शन में क्या गया और क्या आया, दोनों रिकॉर्ड करना है। समझ में आ रहा है? एक ट्रांज़ैक्शन में कुछ जाएगा तो कुछ आएगा। आने-जाने को हम डेबिट क्रेडिट कहते हैं, तो हम कहते हैं एक ट्रांज़ैक्शन में कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होगा। समझ में आ रहा है ना? हम ये कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर एक ट्रांज़ैक्शन में कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होगा। जर्नल के अंदर जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारे को डेबिट भी रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना होता है, दोनों रिकॉर्ड करना होता है। जर्नल के अंदर हम हाउ टू राइट इट यार अब अ, इसके अंदर हमारे को डेबिट भी रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना है। ये भी रिकॉर्ड होगा और ये भी रिकॉर्ड होगा। एक ट्रांज़ैक्शन में कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होगा। हमारे को जर्नल के अंदर ट्रांज़ैक्शन में डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, दोनों रिकॉर्ड करना होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? एक एग्ज़ाम्पल से थोड़ा-सा समझाने का कोशिश करता हूँ आपको। मान लो आपने करा सेल ऑफ अ, गुड्स। गुड्स कहते हैं, जो भी सामान आप बेचते हो उसको गुड्स कहते हैं। जैसे मान लो आप टीवी फ्रिज बेचते हो, तो टीवी फ्रिज बेचने वाला इंसान ये नहीं कहता मैं टीवी फ्रिज बेचता हूँ, टीवी फ्रिज बेचने वाला इंसान कहता है मैं गुड्स बेचता हूँ। गुड्स, जो भी सामान आप बेचते हो उसको गुड्स कहते हैं।
अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना? ऐसे कोई इंसान सोफ़े बेचता है, सोफ़ा मतलब ये सोफ़ा बेचता है, चेयर बेचता है, टेबल बेचता है, तो वो ये नहीं कहता, वो ये नहीं बोलेगा मैं सोफ़ा बेचता हूँ, मैं टेबल बेचता हूँ, मैं चेयर बेचता हूँ। वो बोलेगा मैं गुड्स बेचता हूँ, मैं गुड्स बेचता हूँ। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही कोई इंसान मान लो जैसे बेचता है कपड़े बेचता है, तो कपड़े बेचता है, समझे कपड़े-वपड़े बेचता है, तो वो भी क्या बोलेगा गुड्स बेचता हूँ। तो गुड्स का मतलब होता है जो भी सामान दुकानदार बेचता है, उसको गुड्स कहता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुड्स कहते हैं, ठीक है ना? तो सेल ऑफ गुड्स करा, गुड्स मतलब मैं मान लो जैसे आप टीवी बेचते हो तो आपने टीवी बेचे, गुड्स बेचा, ठीक है ना? तो जब आपने गुड्स बेचा, तो हम बोलेंगे क्या जाएगा और क्या आएगा गुड्स बेचते टाइम पे? हम बोलेंगे गुड्स बेचोगे, तो भई आपका वो जो गुड्स है, जो भी गुड्स है आपका गुड्स तो चले गए सेल करने में और कैश कैश आ गया। समझ में आया? गुड्स चले गए, कैश आ गया, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना? अब गुड्स और कैश में से एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। गुड्स और कैश में से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। आपको दोनों रिकॉर्ड करने, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, दोनों जर्नल में रिकॉर्ड होगा। अब क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, ये रूल और डेबिट गाइड के चैप्टर से आपको सीखना होगा। इसके लिए आपको वेट करना है, इतना जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना? ये धीरे-धीरे करके हमारे को सीखना है। मैं आपको इतना नॉलेज दे रहा हूँ कि आप मतलब मैं आपको एक तरीके से मैप पढ़ा रहा हूँ। मैप अकाउंटिंग का मैप पढ़ा रहा हूँ कि आपको कैसे-कैसे करके आगे जाके क्या-क्या सीखना है। मतलब काफ़ी हद तक समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सब कुछ तो नहीं समझा सकता, थोड़े से समय में सब कुछ तो नहीं समझाया जा सकता। मैं फिर भी थोड़े से समय में जितना समझा सकता हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? जर्नल के अंदर ट्रांज़ैक्शन के अलावा इवेंट्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। इवेंट्स का क्या मतलब होता है? जैसे इमेजिन करो ये मेरा साल है 2026 से 27 वाला साल, ठीक है ना? 2026 से 27 वाला साल, ठीक है ना? इस साल के एंड में मेरे पास जैसे 500 टीवी बच गए, 500 टीवी बच गए, ठीक है ना? 500 टीवी बच गए मतलब मैं टीवी खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता बेचता हूँ, तो साल के एंड में मेरे पास 500 टीवी बच गए, मैंने खरीदे होंगे पर मैं बेच नहीं पाया, ठीक है ना? क्या ये जो 500 टीवी बच गए आपके पास साल के एंड में, क्या इसको आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे? लॉजिकली अगर आप सोचो तो आपको इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, समझ गए ना? आपके पास साल के एंड में 500 टीवी बच गए हैं, इस बात को आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना चाहिए कि यार साल के एंड में 500 टीवी का स्टॉक स्टॉक बोलते हैं इसको स्टॉक, ठीक है ना? 500 टीवी का जो स्टॉक है वो बचा पड़ा है, समझ गए ना? तो ये जो माल बच जाता है साल के एंड में जो हम माल बेच नहीं पाते, इसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। इसके लॉजिक मैं फ्यूचर में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसको क्यों रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल के अंदर, इसका लॉजिक मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थोड़े बहुत लॉजिक आप अपने दिमाग से लगा सकते हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा लोगे कि 500 टीवी मान लो साल के एंड में बच गया है, तो हाँ, इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ठीक है ना? अब जर्नल में मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा लेकिन यार ये एक ट्रांज़ैक्शन तो नहीं है ना? इसको हम ट्रांज़ैक्शन तो नहीं कह सकते। ये ऐसा थोड़ी है कुछ लेने के बदले में कुछ देना हो रहा है, ये तो बस ये है कि 500 टीवी साल के एंड में बच गए हैं। तो ये एक इवेंट है, इसको आप ट्रांज़ैक्शन नहीं कह सकते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, जर्नल के अंदर ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, बिज़नेस के अंदर कुछ इवेंट्स भी होते हैं, जो भी जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ देखो, जिससे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जिससे एक अलग टॉपिक सामने आएगा, ठीक है ना? इमेजिन करो ये जो टीवी है ये हम खरीदते हैं ₹20,000 के, ठीक है? बेचते हैं, जो हम बाय करते हैं टीवी को, वो 20,000 का बाय करते हैं, ठीक है ना? एक टीवी 20,000 का बाय करते हैं, ठीक है ना? और जब हम सेल करते हैं, तो हम सेल करते हैं 25,000 का। अब आपको बताना है ये 500 टीवी में जब जर्नल में रिकॉर्ड करूँगा, तो 500 इंटू 20,000 करूँगा कि 500 इंटू 25,000 करूँगा? क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है जर्नल के अंदर कितने रुपए के टीवी है। मैं ये रिकॉर्ड नहीं करता जर्नल के अंदर कि 500 टीवी बचे हैं, मुझे रिकॉर्ड करना होता है कितने रुपए के टीवी बचे हैं। जर्नल में ये रिकॉर्ड किया जाता है इतने 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 रुपए के टीवी बचे हैं, ठीक है ना? कभी ये नहीं रिकॉर्ड करना होता कितने टीवी बचे हैं, हमेशा ये रिकॉर्ड करना होता है इतने रुपए के टीवी बचे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो हम बोलेंगे कितने रुपए के टीवी बचे हैं। अब एक तरीका तो ये हम ये कह सकते हैं कि भाई 500 टीवी हम 20,000 में खरीदते हैं, तो 500 इंटू 20,000 कर दो, क्योंकि भाई 20,000 में हम खरीदते हैं तो 20,000 रुपए का हुआ एक टीवी, तो 500 इंटू 20,000 कर दो। या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं यार हम 25,000 का बेचते हैं तो एक टीवी की वैल्यू 25,000 रुपए हुई, तो 500 इंटू 25,000 कर दो। अब कौन सा सही है? ये ठीक है 500 इंटू 20,000 किया जाए, या ये ठीक है कि 500 इंटू 25,000 किया जाए, कौन सा मतलब ठीक है? अब कई बच्चे बोलेंगे सर 20,000 वाला ठीक है, 500 इंटू 20,000 करो, कई बच्चे बोलेंगे 25,000 ठीक है। अब इसमें से क्या ठीक है ना,
ये आपको सिखाया जाता है थ्योरी के अंदर। आपका ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, आपके जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो ये जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, ये प्रैक्टिकल है। आपको जर्नल में एंट्री मारना सिखाएंगे, लेजर में पोस्टिंग करना सिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाएंगे, P&L बनाना सिखाएंगे, बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। जब आपको ये सब करना सिखाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। ये सब करना मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है ना। थ्योरी के अंदर क्या सिखाते हैं, थ्योरी के अंदर आपको कुछ बातें सिखाएंगे, अकाउंटिंग की बातें, जिन बातों की हेल्प से आप डिसीजन ले पाते हो। 500 को 20,000 से मल्टीप्लाई करना ठीक है कि 500 को 25,000 से मल्टीप्लाई करना ठीक है। थ्योरी के अंदर आपको कुछ बातें पढ़ाएंगे, कुछ समझ गए, कुछ बातें पढ़ाएंगे थ्योरी के अंदर आपको, जिन बातों की हेल्प से आप बता पाओगे, सही सही डिसीजन ले पाओगे। 500 को 200 से 20,000 से मल्टीप्लाई करना ठीक है कि 500 को 25,000 से मल्टीप्लाई करना ठीक है। तो आप कह सकते हो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कनेक्टेड है। जब तक आप थ्योरी नहीं जानते तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। जब तक मैं जानता नहीं कि 500 को 20,000 से मल्टीप्लाई करना ठीक है कि 25,000 से मल्टीप्लाई करना ठीक है, तब तक मैं जनरल में एंट्री मार ही नहीं पाऊंगा, मैं अटक गया। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखना होता है। जब आप थ्योरी जानते हो तभी आप प्रैक्टिकल भी कर पाओगे। समझ गए ना? जब तक मैं जानता नहीं कि किससे मल्टीप्लाई करना ठीक है, तब तक मैं जनरल में जनरल एंट्री नहीं मार पाऊंगा और आगे का कोई प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। आपका जो सिलेबस है 11th क्लास का सिलेबस, उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक आपको थ्योरी पढ़ा रखा है और चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 20 तक आपको प्रैक्टिकल पढ़ा रखा है। आपको जो सिलेबस है क्लास 11th का उसके अंदर, ठीक है ना। अब इन चैप्टर में से भी, ये जो चैप्टर आपको पढ़ा रखे थ्योरी और प्रैक्टिकल के, इन चैप्टर में से भी कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर आपको बाद में पढ़ने हैं, उन पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पहले तो वैसे थ्योरी पढ़ना है, ठीक है ना, और बाद में आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है। लेकिन थ्योरी के कुछ चैप्टर आपको बाद में पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर आपको स्किप करने हैं। आपको थ्योरी के 1-2 चैप्टर शुरू शुरू में पढ़ने हैं, ठीक है ना, और सीधा आपको जंप मारना प्रैक्टिकल पे। देखो थ्योरी का जो वेटेज है एग्जाम के हिसाब से, वो समझो 15 से 20% है। 15 से 20%, ठीक है ना। अब 15 से 20% वेटेज है थ्योरी का, और इसका जो वेटेज है क्या बोलते हैं आपका, इसका ये जाएगा आपका क्या बोलते हैं 80 से 85% के आसपास। इतना इतना फर्क है, 80 टू 85% के आसपास का फर्क आ जाता है थ्योरी और प्रैक्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो भाई मैं तो ऑब्वियसली भाई वो पढ़ूंगा ना पहले, जो जो मेन जिसका वेटेज ज्यादा है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि भाई थ्योरी उतनी पढ़ लो जितनी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। आपकी किताब के अंदर जो 11th क्लास की किताब है उसमें थ्योरी इतनी पढ़ा रखी है जितनी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए चाहिए ना, उससे भी बहुत ज्यादा पढ़ा रखी है। आपकी 11th क्लास में इतनी थ्योरी पढ़ा रखी है जितनी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए चाहिए ना, उससे भी बहुत ज्यादा पढ़ा रखी है, ठीक है ना। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ उतनी थ्योरी पढ़ लो शुरू में। थ्योरी आप पहले पढ़ो, लेकिन उतनी थ्योरी पढ़ो जितनी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। और बाद में जो बच्चे को जो थ्योरी उसको पढ़ लो, जब एंड आए तो एंड में बच्चे को जो थ्योरी पढ़ लो। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, पहले उतनी थ्योरी पढ़ाऊंगा जितनी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, और बाद में बच्चों को जो थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे कैसे उसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। चैप्टर 1 जो है, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 हम और नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 1 के अंदर मैंने बस आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई, और डेफिनेशन के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। डेफिनेशन मैंने पूरी नहीं पढ़ाई, डेफिनेशन थोड़ी सी रह गई है, ठीक है ना। उसको मैं बाद में कंप्लीट कर दूंगा। जब मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा ना, चैप्टर 2 में मैं उस डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। बस डेफिनेशन के अलावा आपको चैप्टर 1 में कुछ और नहीं पढ़ना, कुछ भी और नहीं पढ़ना। चैप्टर 1 में आपको अकाउंटिंग की बस डेफिनेशन पढ़नी थी। उसके अलावा आपको चैप्टर 1 में बहुत कुछ पढ़ा रखा, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट पढ़ा रखे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रखे हैं, फीचर, ऑब्जेक्टिव, बहुत कुछ पढ़ा रखा। कुछ भी मत पढ़ना, सब टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा है कि आप सीधा प्रैक्टिकल पे जंप मारने का कोशिश करो, ठीक है ना। चैप्टर 2 है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मेरे पास बगल में वो सिलेबस का वो पेज खुला हुआ है, ठीक है ना। अगर आप सोचो सारे चैप्टर कैसे याद है लाइन से, तो वो बगल में वो खुला पड़ा है, ठीक है ना।
बेसिक अकाउंटिंग टर्म का जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पूरा करना है। इसके अंदर आपको क्या सिखाया जाता है, इसके अंदर आपको वोकैब्युलरी सिखाते हैं, अकाउंटिंग के वर्ड सिखाते हैं, अकाउंटिंग में जो अलग-अलग वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना, वो सिखाते हैं कि अकाउंटिंग में इस वर्ड का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग में उस वर्ड का क्या मतलब होता है, वो सिखाते हैं, ठीक है ना? तो इस चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। चैप्टर 3 आपका क्या बोलते हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, जो मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ ना, जो थ्योरी जिस थ्योरी की हेल्प से आप डिसीजन ले पाते हो कि 500 को किससे मल्टीप्लाई करना ठीक है, वो रियल थ्योरी आपको चैप्टर 3 में सीखने को मिलेगा, ठीक है ना? इस थ्योरी में से भी मतलब इस ये जो चैप्टर 3 है इसमें से भी हम कुछ कुछ पोर्शन पढ़ेंगे, कुछ पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? मतलब इसमें से भी हम पार्टली लिख दो, पार्टली। पार्टली मतलब हम थोड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा चैप्टर स्किप करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है आपका बेस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 4 आपको नहीं पढ़ना अभी, ठीक है? चैप्टर 5 नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना? चैप्टर 6 ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ये पढ़ना है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ना, ठीक है ना? चैप्टर 7 चैप्टर 7 भी आपको नहीं पढ़ना अभी, ठीक है ना? फिर चैप्टर 8 ये पढ़ना है, चैप्टर 9 चैप्टर 8 से फिर आपका वो जर्नल और लेजर वो स्टार्ट हो जाता है। जर्नल लेजर में मैंने बताया, तो जर्नल पढ़ाया कब लेजर पर प्रैक्टिस स्टार्ट हो, वो तो पूरा पढ़ना है, ठीक है ना? फिर चैप्टर 10 पढ़ना है आपको, ठीक है ना? चैप्टर 10 फिर चैप्टर 11 पढ़ना है, फिर 12 13 14 फिर प्रैक्टिकल तो पूरा ही पढ़ना है। थ्योरी में जो चैप्टर कटने थे, जो मैंने थोड़ा बहुत काटना तो मैंने बता दिया। चैप्टर 1 में आपको और नहीं पढ़ाने वाला, चैप्टर 2 लेकिन पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर 3 थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा स्किप मारेंगे, चैप्टर 4 नहीं पढ़ना, 5 नहीं पढ़ना, 6 पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना और बाकी हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में सीधा मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करूँगा। समझ में आ रहा है ना? चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 के अंदर ही जो बची-खुची डेफिनिशन जो मैंने थोड़ी-सी स्किप करी है, उसको मैं वहाँ पे थोड़ा-सा टच कर लूँगा, ठीक है ना? जो अकाउंटिंग की डेफिनिशन थोड़ी-सी 1-2 लाइन रह गई ना, 1-2 लाइन की तो डेफिनिशन है, उसको मैं थोड़ा-सा रह गया, ठीक है ना? तो उसको मैं टच कर लूँगा, ठीक है ना? लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 2 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से बात अच्छे से समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।